Hello aspirants. Hello aspirants. So today we'll start with the methods in the genetics. So आपके सिलेबस के अंदर जब बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट होती है तो जो पहला चैप्टर है जिसके अंदर पेडिग्री एनालिसिस, बायोकेमिकल मेथड्स, फॉस्टर स्टडीज़, ट्विन मेथड्स, वो सारी चीज़ें आती हैं. दैट कम्स अंडर द मेथड्स इन जेनेटिक्स. ठीक है. तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था दैट वाज द पेडिग्री एनालिसिस एंड जेनेटिक काउंसलिंग. ठीक है. अगेन इट्स अ वेरी प्रीमियर क्वेश्चन जो कि यहाँ से पूछा जाता है. सो आई वाज ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस एंड मेरे पास वो जो वर्कशीट वाली पर्टिकुलरली जो एक डॉक्यूमेंट होता है वो फ़िलहाल के लिए नहीं है. ठीक है. तो सिंपल जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस जो है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है. सो पेडिग्री एनालिसिस इन जेनेटिक काउंसलिंग, इसका मतलब क्या है कि पेडिग्री एनालिसिस एज अ टूल, एज अ टेक्निक, एज अ मेथड किस तरह से जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर यूज़ होता है. ठीक है. सो पेडिग्री एनालिसिस इट्स अ फंडामेंटल टूल इन द जेनेटिक्स, जिसको जो है वो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर एम्प्लॉय किया जाता है. तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि पेडिग्री एनालिसिस जेनेटिक काउंसलिंग का फाउंडेशन बनाता है. तो जब भी आपको जेनेटिक काउंसलिंग करनी होती है तो पहले आपको फैमिली ट्री वगैरह बनाना होता है और देखना होता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास जेनेटिक डिसीज़ ट्रांसफ़र होने की है. तो वो जो इसलिए जो है वो आपके पास जेनेटिक काउंसलिंग का फाउंडेशन जो है वो बनाता है. जो पेडिग्री एनालिसिस है वो जेनेटिक काउंसलिंग का फाउंडेशन बनाता है. जैसे फॉर एग्जांपल जेम्स नील ने मिड 20 सेंचुरी के अंदर यानोमी लोगों के अंदर जो है वो काम किया था और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो है वो आपके पास जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं उनको मैप किया जा सकता है और जेनेटिक डिसीज़ को जो है वो आप मैप कर सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर, ताकि आगे चल के सरकार कोई भी इंटरवेंशन जो है वो उनके अंदर कर सके. देन उसके बाद मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमें इससे पता चलता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रॉबर्टा जेटकिन का काम है लार्ज डच फैमिलीज़ के अंदर. तो उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है वो जो एक्स रिलेटेड डेफनेस थी तो वो किस तरह से जो है वो आपके पास मेंबर टू मेंबर ट्रांसफ़र हो रही है. ठीक है. देन उसके बाद बात आती है रिस्क असेसमेंट आप निकाल सकते हो इससे. आप इससे जो है वो प्रेडिक्टिव टेस्टिंग कर सकते हो कि आने वाली जनरेशन जो है वो कितने चांसेस हैं कि आपके पास ये पर्टिकुलर डिसीज़ जो है वो होगा. या फिर एक और काम किया जाता है जो कि पेडिग्री एनालिसिस और जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर हम करते हैं, वी लुक फॉर सर्टन जेनेटिक मार्कर्स. ठीक है. हम पेरेंट्स का टेस्ट करते हैं. पेरेंट्स के टेस्ट के अंदर अगर कुछ जेनेटिक मार्कर जैसे फॉर एग्जांपल BRCA1 जीन आ जाए, सो BRCA1 जीन इट इज़ एसोसिएटेड विद द ओवेरियन एज वेल एज द ब्रेस्ट कैंसर. तो हम इससे जो है वो ये निकाल सकते हैं इफ़ द चाइल्ड इज़ इनहेरिटिंग दिस पर्टिकुलर जीन तो आपके पास कितने चांसेस जो है वो आपके पास कैंसरस डिसीज़ के हो सकते हैं. एंड अगर चांसेस जो है वो ज़्यादा निकलते हैं तो हम उस हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं और डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं. देन उसके बाद बात आती है कैरियर टेस्टिंग की. सो अगेन विद द हेल्प ऑफ द पेडिग्री एनालिसिस हम कैरियर टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपके पास कौन कैरियर हो सकता है इस पर्टिकुलर डिसीज़ का, कौन नहीं. देन उसके बाद जब हम PGD करते हैं तो PGD के पहले भी PGD होता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस. तो PGD के पहले भी जो है वो आपके पास अगेन जो पेडिग्री एनालिसिस है वो किया जाता है. फिर उसके बाद डिसीजन बनाना है वेदर यू हैव वांट द चाइल्ड और यू वांट अबॉर्शन. अगेन आपके पास जो है वो उसके लिए भी पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है. एंड ऑब्वियसली डिसीजन जो है वो बनाने के लिए जो एक टूल यूज़ किया जाता है और कम्युनिकेशन के लिए जो टूल यूज़ किया जाता है दैट इज़ द जेनेटिक काउंसलिंग. तो वहाँ पे पेरेंट्स को एम्पावर करना है, उनको बताना है कि आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी है और कितना खर्चा जो है वो इस बच्चे के लिए आपके अंदर आपकी आ सकता है, किस तरह से लाइफस्टाइल को, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को आपने जो है चेंज करना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो सारी चीज़ें जो हैं अगेन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग एंड पेडिग्री एनालिसिस जो है वो आप करते हो. ठीक है. तो आपके पास यू वांट अर्ली इंटरवेंशन फॉर सर्टेन डिसीज लाइक BRCA1, BRCA2 जीन एक्सेट्रा. इमोशनल सपोर्ट आपने देना है. तो अगेन ये चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है. सो विद दीज पॉइंट्स यू कैन एनालाइज, यू कैन राइट कि किस तरह से जो है वो पेडिग्री एनालिसिस इट इज़ यूज्ड इन द जेनेटिक काउंसलिंग, हाउ पेडिग्री एनालिसिस इट इज़ इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक काउंसलिंग, हाउ बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है.
सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं. देन उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इम्यूनोजेनेटिक्स एंड एक्सप्लेन विद द सूटेबल एग्जांपल्स. तो सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस किया दैट इम्यूनोजेनेटिक्स इट इज ए सब फील्ड ऑफ द जेनेटिक्स दैट मर्ज द कंसेप्ट ऑफ द इम्यूनोलॉजी एंड जेनेटिक्स टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक बेसिस और इन द इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, तो इसको जो है वो दो थ्योरीज इसके अंदर काम करती हैं. तो जो पहली थ्योरी है दैट इज़ दी क्लोनल सेक्शन थ्योरी, दूसरा जो है दैट इज़ द जेनेटिक रिकम्बिनेशन थ्योरी. ठीक है, तो आपके पास क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी जो है वो कहती है दैट द ईच इम्यून सेल इट इज़ जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, ताकि जो है वो आपके पास उसका स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो रिकॉग्नाइज कर सके. ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगर बाहर से कोई एक एक्स्ट्रा सेल आता है, बाहर से कोई एक अलग एंटीजन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो वहाँ उस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया जाता है एंड देन जो इम्यून सेल्स हैं उनके क्लोन्स जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, एंड उस एंटीजन को जो है वो कम्बैट किया जाता है. दूसरी आती है जेनेटिक रिकम्बिनेशन थ्योरी, कि आपके पास इसकी MHCs जो हैं वो आपके पास मेजर हिस्टोबिलिटी कम्प्लेक्स जो होता है, इसकी बहुत सारी कॉपीज आपके पास प्रेजेंट रहती हैं, एंड बिकॉज देयर आर मल्टीपल जीन्स दैट आर इन्वॉल्व, मल्टीपल टाइप ऑफ अलील्स दैट आर इन्वॉल्व, और उनका बार बार रिकम्बिनेशन होता रहता है, जिसकी वजह से इसकी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी जो है वो रहती है, ड्यू टू विच आपके पास जो है वो हर किसी के पास अपना इम्यून सेल का सिग्नेचर या फिर जो रिसेप्टर जीन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो इस वजह से व्हाट हैपन्स इज कि आपके बहुत बड़ी डाइवर्सिटी जो है वो MHC की मेजर हिस्टेबिलिटी कम्प्लेक्स की जो है वो रहती है, जो कि आपके पास रिफ्लेक्ट होती है इन दी HLA ऑल्सो. ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस के अंदर भी वही चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है, तो आपके पास जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, आपके पास ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, तो इसका सबसे बड़ा हाथ जो है वो उसके अंदर रहता है. ठीक है, तो रोल क्या रहता है इसके अंदर, ऑटोइम्यून डिसीज़ के अंदर इसका रोल रहता है, एलर्जीज़ के अंदर इसका रोल रहता है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर इसका रोल रहता है, और वैक्सीन का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा उसके अंदर भी इसका जो है वो एफिशिएंट रोल रहेगा. ठीक है, तो अगला सवाल, व्हाट आर द मेजर मेथड्स दैट आर यूज्ड इन द जेनेटिक स्टडी ऑफ मैन. सो इन मेथड्स को मैंने अलग अलग मेथड्स लिखे हैं और एक केस स्टडी लिखता चला हूँ ताकि उस मेथड को समझाया जा सके. ठीक है, द फर्स्ट वन इट इज़ द पेडिग्री एनालिसिस. तो पेडिग्री एनालिसिस इट्स वन ऑफ द फंडामेंटल मेथड जो कि आपके पास क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर यूज़ किया जाता है. तो इसको जो है वो इट इज़ वेरी एसेंशियल इन स्टडिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सर्टन डिसीजेस, खास करके जो आपके पास मोनोजेनेटिक ट्रेट्स होते हैं उनको समझने में जो है ये काम आता है. जैसे फॉर एग्जांपल हंटिंगटन डिसीज़. तो हंटिंगटन डिसीज़ के अंदर HTT जीन का आपके पास जो है वो एक कैग रिपीट होता है. तो अगेन अगर यू हैव दिस पर्टिकुलर जीन या फिर आपके पास ऐसा जो है वो कैग रिपीट है, तो ये देखा जाता है कि इसका जो है वो एक ऑटोसोमल इनहेरिटेंस डोमिनेंट पैटर्न जो है दिखाई देता है, जिस वजह से आप ये देख सकते हो कि वेदर जो आपके पास बच्चा आगे अब आएगा वो जो है वो इन्फेक्टेड होगा इस डिसीज से या फिर नहीं होगा. देन उसके बाद बात आती है ट्विन स्टडीज़ की. सो ट्विन स्टडीज़ इट इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन बिटवीन द मोनोजाइगोटिक एंड डायजाइगोटिक फ्रेटर्नल ट्विंस. तो इससे ये पता चलता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर डिसीज़ है, उसका कितना हिस्सा जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और कितना हिस्सा जो है वो आपके जीन्स के ऊपर यानी कि आपकी जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिया की स्टडी. अब सिजोफ्रेनिया पहले जो है वो जेनेटिक डिसीज़ माना जाता था, लेकिन ट्विन स्टडीज़ के बाद वी आर सर्टेन नाउ कि जो सिजोफ्रेनिया है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो आपके पास जो है वो द कंपैरिजन बिटवीन द मोनोजाइगोटिक एंड डायजाइगोटिक, हायर कॉन्कॉर्डेंस जो है वो आपके पास सिजोफ्रेनिया का मोनोजाइगोटिक के अंदर दिखाई दिया था. तो आपके पास जो है वो इसका मतलब है कि एक जेनेटिक्स का हिस्सा और उसके साथ साथ जो है वो एनवायरनमेंट का हिस्सा भी डिपेंड करता है. सिमिलरली देयर आर डिबेट्स अबाउट IQ ऑल्सो. ठीक है, तो अगेन ट्रेट्स कितना एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना जो है वो आपके पास जेनेटिक्स के ऊपर या फिर जीन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपको ट्विन स्टडी से पता चलता है. देन उसके बाद बात आती है फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज़ की. फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज़ के अंदर जो है वो आप ये देखते हो इन दीज स्टडीज़ द इंडिविजुअल्स दे आर रेज्ड बाय द नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स, दे आर कंपेयर्ड टू देयर बायोलॉजिकल एंड द अडॉप्टिव सिबलिंग्स. ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि आपके पास इन USA देयर आर डिफरेंट फॉस्टर होम्स.
तो सम फॉस्टर होम्स दे आर गुड, सम फॉस्टर होम्स दे आर बैड एंड सम फॉस्टर होम्स दे आर वर्स्ट। तो हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो है वो इन फॉस्टर होम्स को इस तरह से डिवाइड कर लिया, और यहाँ पे जो है वो हमने टेस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी IQ की, EQ की, हाइट की और कुछ फिजिकल ट्रेट्स एक्सेट्रा की, ठीक है। और अक्सर ये देखा जाता था व्हेन द बायोलॉजिकल ब्रदर्स वर देयर, कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत जो है वो इनको सेपरेट कर दिया जाता था। तो वी हैड बोथ द डेटा, वी हैड द बायोलॉजिकल डेटा एज वेल एज द डेटा और द इन्वायरमेंटल डेटा ऑल्सो। तो हमने दोनों डेटाज को जो है वो कंपेयर करना स्टार्ट किया, और हमने देखा कि कौन से ट्रेट के ऊपर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ता है और कौन से ट्रेट के ऊपर जो है जेनेटिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ता है। फिर उसके बाद जो है यू हैव द कोटविन स्टडी मेथड। कोटविन स्टडी मेथड के अंदर जो है वो हम ज़्यादातर जो आपके पास ट्विन्स हैं उनको कंपेयर करते हैं, कि आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल वियतनाम एरा के अंदर हमने देखा, और तभी से जो है वो ये मेथड लाइमलाइट के अंदर आया, कि आपके पास जो है वो ट्विन्स इकट्ठा रह रहे थे। तो एक भाई जो है वो बाहर चला गया वियतनाम के अंदर सर्व करने के लिए मिलिट्री में, फिर जो वापस आया तो दोनों का जो डेटा है वो कंपेयर किया गया। तो इससे जो है वो ये पता चला कि आपके पास अगर किसी तरह का ट्रॉमा पड़े दिमाग के ऊपर तो दिमाग का जो IQ है वो काफ़ी हद तक लोअर डाउन हो जाता है। तो इसी को जो है वो हम बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी या फिर आपके पास जो है वो न्यूरोलॉजिकल या फिर आपके पास ब्रेन प्लास्टिसिटी के साथ जो है वो बनाते हैं या फिर कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इससे जो है वो दिस इज द ट्विन स्टडीज। ट्विन स्टडीज और को ट्विन स्टडीज के अंदर डिफरेंस क्या है? ट्विन स्टडीज के अंदर पहले डायग्नोज किया जाता है दैट व्हाट आर द मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एंड व्हाट आर द और हु आर द मोनोजाइगोटिक एंड हु आर द डायजाइगोटिक ट्विन्स। एंड यहाँ पे जो है वो को ट्विन स्टडीज के अंदर ऐसा नहीं किया जाता है। को ट्विन स्टडीज के अंदर दोनों ट्विन्स चाहे वो मोनोजाइगोटिक हों, को डायजाइगोटिक कुछ भी हो, तो दोनों को जो है वो एक साथ रखा जाता है, एक ही सैंपल स्पेस के अंदर रखा जाता है, एंड देन दे आर कंपेयर्ड, ठीक है जी। फिर उसके बाद बात आती है साइटोजेनेटिक मेथड्स की। साइटोजेनेटिक मेथड्स का मतलब है सो इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम्स अंडर द माइक्रोस्कोप। हम क्या करते हैं कि आपके पास जो है वो एक टिश्यू लेते हैं, टिश्यू में से क्रोमोसोम्स को निकालते हैं, क्रोमोसोम्स को कुछ जो है वो डाई किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो जिम्सा डाई है, तो जिम्सा डाई से इस तरह से जो है वो आपके पास पैटर्न्स आ जाते हैं। तो जब इसको एग्जामिन किया जाता है दिस इज नोन एज दी साइटोजेनेटिक मेथड्स। तो साइटोजेनेटिक मेथड्स को ही फिर उसके बाद जो है क्रायोटाइप एनालिसिस के अंदर यूज़ किया जाता है। तो यही जो आपके पास इनकी पिक्चर क्लिक की जाती है, एंड इसी का जो है जब हम क्रायोटाइपिंग करते हैं तो क्रायोटाइपिंग से ये चीज़ें साफ हो जाती हैं कि कौन से जो है वो क्रोमोसोम्स मिसिंग हैं, कौन से क्रोमोसोम ज़्यादा हैं, कौन से क्रोमोसोम के अंदर स्ट्रक्चरल अब्रेशन आई है, कौन से क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसलोकेशन हुआ है, डिलीशन एडिशन कहाँ पे क्या हुआ है, सब कुछ आपको जो है पता चल जाता है, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स, ठीक है। फिर उसके बाद द ट्विन स्टडी इन द ह्यूमन जेनेटिक्स। तो अगेन उसके जो है वो हमने स्टेप्स लिखे हैं। द फर्स्ट स्टेप इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेयर, ट्विन पेयर। सबसे पहले हम ट्विन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये मोनोजाइगोटिक है, डायजाइगोटिक है। ये डीएनए टेस्टिंग के साथ हो जाता है, बट डीएनए टेस्टिंग बड़ी महंगी पड़ती है हमें, तो हम जो है वो आपके पास प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन करते हैं और आपके पास फिजिकल क्वेश्चनएयर, जो फिजिकल सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चनएयर है वो फिल करके हम देख लेते हैं कि कौन सा जो है वो आपके पास डायजाइगोटिक है, कौन सा ट्विन जो है वो आपके पास मोनोजाइगोटिक है। फिर दूसरी जो चीज़ आती है दैट इज़ द असेसमेंट ऑफ द ट्रेट्स। हम आपके पास जो है वो ट्रेट्स को असेस करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार जाइगोसिटी क्लियर हो जाती है, फिर उसके बाद हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो उनके ट्रेट्स निकालना शुरू कर देते हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल का बच्चा है, दोनों 1 साल के हो गए, तो हमने दोनों के अंदर देख लेना है कि आपके पास जो है वो बच्चों की हाइट के अंदर कितना डिफरेंस आया है, बच्चों कौन सा बच्चा बोलने लग गया है, कौन सा बच्चा नहीं बोल रहा है। तो सिमिलरली 2 साल के अंदर हम कुछ ट्रेट्स को मेजर करेंगे, 3 साल के अंदर इसी तरह से ट्रेट्स को मेजर करेंगे, 4 साल के अंदर इसी तरह से ट्रेट्स को मेजर करते चले जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है दैट इज़ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। 2 तरह के इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किए जाते हैं। वन इज़ द ICC, इंटर क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला जाता है। इंटर क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर क्या किया जाता है कि आपके पास दिस इज़ द फार्मूला MS बिटवीन माइनस MS विद इन, MS बिटवीन प्लस K माइनस MS विद इन, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपके पास लेट से वी हैव अ सैम्पल स्पेस, तो आपके पास एक घर का सैम्पल स्पेस है, तो आप यू हैव द
आपके पास आप मोनोजाइगोट्स का निकालना चाहते हो तो आपने एक जो है बहुत बड़ा सैंपल स्पेस लिया हुआ है मोनोजाइगोट का। तो दिस इज दी मोनोजाइगोट 1, दिस इज दी मोनोजाइगोट 2, दिस इज दी मोनोजाइगोट 3, दिस इज दी मोनोजाइगोट 4, दिस इज दी मोनोजाइगोट 5। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि दोनों के इन बिटवीन मीन स्क्वायर कितना है उसको कैलकुलेट कर लेते हो, और इन सब के बीच में मीन स्क्वायर कितना है इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, तो इनको यहाँ पे पुट कर लिया जाता है तो आपके पास आईसीसी आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास जिनका आईसीसी जो है वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो जो ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिनका आईसीसी जो है वो डाइजाइगोटिक के अंदर ज़्यादा आ रहा होता है, इसका मतलब है कि वो जो है वो आपके पास ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट या फिर फेल्कोनर्स फार्मूला। अब यहाँ पे तो हमें सिंपल ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेट की लीनिंग कहाँ पे ज़्यादा है, उस पर्टिकुलर ट्रेट की लीनिंग जो है वो जेनेटिक्स की तरफ ज़्यादा है वो, या फिर वो जो है वो इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा आ रही है, लेकिन कितने डिग्री की किस और लीनिंग है ये हमें नहीं पता चलती है, वो हमें पता चलती है फेल्कोनर फार्मूला से। So Falconer formula it is HB square is equal to 2 RMZ minus RDZ। ठीक है, R इज बेसिकली दी आपके पास जो है वो आपके पास कितना कोरिलेशन है मोनोजाइगोटिक के बीच में, और ये जो है वो डाइजाइगोटिक के बीच में कितना रिलेशन है, तो ये जो है वो हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट आ जाता है इससे। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग आती है, फिर उसके बाद जो है वो एस मॉडल आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है ट्विन मेथड या फिर ट्विन स्टडी मेथड के जो केस स्टडीज़ हैं। सो जस्ट गो थ्रू दीज केस स्टडी। पहली जो है वो ऑब्वियसली फेल्कोनर की ह्यूमन इंटेलिजेंस की केस स्टडी है, जहाँ पे उन्होंने ये एस्टिमेट लगा के दिखाया था कि 70% जो मार्क्स हैं वो आपके आईक्यू के, वो आपके जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। देन उसके बाद बर्चर्ड की मिनेसोटा स्टडी आ जाती है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आपके पास स्वीडिश अडॉप्शन स्टडीज़ आ जाती हैं, BMI स्टडीज़ आ जाती हैं। ठीक है, देन द जेनेटिक्स ऑफ HLA एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये गलती से ये सवाल जो है वो यहाँ पे आ गया है, इट विल बी डन इन द जेनेटिक मार्कर्स। ठीक है, लेकिन इस सवाल को पढ़ ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस सवाल के अंदर। देन उसके बाद अगेन पॉपुलेशन जेनेटिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पहले हमने जो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स को समझा दिया, फिर उसके बाद रेलिवेंस बता दिया। पॉपुलेशन जेनेटिक्स ह्यूमन वेरिएशंस को समझने में काम आता है, एवोल्यूशन को समझने में काम आता है। सफरोज़ा को हमने एज अ केस स्टडी जो है वो मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद माइग्रेशन स्टडीज़ के अंदर जो है वो काम आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली डगलस वेलिस ने जो है वो काम किया था ह्यूमन जेनेटिक्स पैटर्न के ऊपर, और उन्होंने इन पैटर्न्स को जो है वो यूज़ किया था इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए कि कैसे हमारा माइग्रेशन हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद जेनेटिक मार्कर्स को समझने में काम आता है, रेशियल स्टडीज़ करने में जो है वो ये काम आता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज द थ्रिफ्टी जीनोटाइप। अब थ्रिफ्टी जीनोटाइप होता क्या है, दिस इज द थ्रिफ्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस। द थ्रिफ्टी जीनोटाइप इट हैज़ ड्राइव्ड फ्रॉम or derived itself from the thrifty genotype hypothesis. So the thrifty genotype hypothesis, it was proposed by a genetist named James V. Neal, और आपके पास 1962 के अंदर जो है उन्होंने ये हाइपोथेसिस जो है वो दिया। थ्रिफ्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस बेसिकली ये कहता है कि आपके पास कुछ कंडीशंस हैं लाइक ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़ वगैरह, ये इन थ्रिफ्टी जीन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। थ्रिफ्टी जीन्स कब आई, जब आप हंटिंग गैदरिंग पॉपुलेशन के अंदर थे तो रेगुलरली आपको स्टार्च का इंटेक नहीं मिलता था, तो आपके अंदर ये थ्रिफ्टी जीन्स जो है वो बन गए। ये थ्रिफ्टी जीन्स जो है वो स्टार्च को स्टोर करके रखते थे। अब जो है वो आपको रेगुलरली 3 मील फूड जो है वो मिलता है, और जिसके अंदर आपका स्टार्च का इंटेक भी जो है वो ज़्यादा हो चुका है। तो इस वजह से जो है वो आपके अंदर ओबेसिटी का इंसिडेंट और टाइप 2 डायबिटीज़ का जो है वो इंसिडेंट ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज़ दी थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे वही चीज़ जो है वो लिखी हुई है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगेन द क्वेश्चन इट इज़ ऑन पेडिग्री एनालिसिस। मैं फिलहाल के लिए इसको छोड़ रहा हूँ। यू ऑल नो व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस, कैसे डायग्राम वगैरह बनाया जाता है, इसको एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। सो द नेक्स्ट वन इट इज़ द जीनोम स्टडी।
So genome study, it is a pivotal research endeavor that focuses on understanding the complete set of the DNA in the organisms. ठीक है, तो आपके पास जो मेथड्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ द सीक्वेंसिंग, जीनोटाइपिंग, GWAS एंड फंक्शनल जीनोमिक्स. सो सबसे पहले बात आती है सीक्वेंसिंग. सीक्वेंसिंग के अंदर हम जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर क्या है उसको हम देखते हैं. और आजकल जो है सबसे कॉमन मेथड जो यूज़ किया जा रहा है सीक्वेंसिंग के लिए, दैट इज़ नोन एज NGS, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. ठीक है, तो देन उसके बाद बात आती है जीनोटाइपिंग की. जीनोटाइपिंग का मतलब होता है कि हम अलग अलग पॉपुलेशंस का जेनेटिक मेकअप कैसे डिफरेंट है उसको हम एनालाइज करते हैं, दैट इज़ नोन एज द जीनोटाइपिंग. ठीक है, तो इसके अंदर हम जेनेटिक सीक्वेंस हर एक पॉपुलेशन का जो है वो अच्छे तरीके से देखते हैं और आपके पास किस तरह से वो पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से अलग है उसको देखा जाता है. देन उसके बाद GWAS, इसके अंदर बेसिकली जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो हम देखते हैं कि कैसे जो है वो जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से कुछ डिसीज़ जो है वो कुछ पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कुछ डिसीज़ जो है वो कम एक्टिव रहते हैं, या फिर कुछ ट्रेट्स जो है वो कुछ पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा रहते हैं, कुछ पॉपुलेशन के अंदर जो है वो कम रहते हैं. देन उसके बाद बात आती है फंक्शनल जीनोमिक्स की. फंक्शनल जीनोमिक्स के अंदर हम अपना जो जेनेटिक मेकअप है या फिर DNA सीक्वेंस है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी. सो इसके एप्लीकेशंस मेडिकल जेनेटिक्स के अंदर लग सकते हैं, एवोल्यूशन स्टडी के अंदर लग सकते हैं, फोरेंसिक्स के अंदर लग सकते हैं और एग्रीकल्चर के अंदर लगाए जा सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द मेंडलियन जेनेटिक्स. So critically discuss the Mendelian principles and their applications in the human population. So जो आपके पास मेंडलियन प्रिंसिपल्स हैं वो पहले हमने लिख दिया कि आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है और लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो रहता है. फिर उसके बाद व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑन द ह्यूमन जेनेटिक्स. ठीक है, तो ये जो है वो कुछ डिसीजेज हैं जो कि मेंडलियन लॉज को फॉलो करते हैं. सिस्टिक फाइब्रोसिस एक रिसेसिव ऑटोसोमल डिसीज है. अगेन मेंडलियन जेनेटिक्स को फर्स्ट लॉ को जो है वो प्रेफर करता है, फर्स्ट लॉ को जो है वो फॉलो करता है. देन उसके बाद हंटिंगटन डिसीज है विच इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ द डोमिनेंस, डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है. अगेन जो आपके पास मेंडलियन प्रिंसिपल्स हैं उन वो जो है इसके ऊपर लागू होते हैं. देन उसके बाद पॉलीडक्टाइली अगेन आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करता है, इंडिपेंडेंट रहता है बाकी ट्रेड से. अब बात आती है इसके क्रिटिसिज्म की. कई ट्रेड्स जो है वो कोडोमिनेंट भी होते हैं, कई ट्रेड्स जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी जो है दिखाते हैं. कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप और आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया. फिर उसके बाद देयर आर सर्टन मल्टीपल अलिल्स, जो कि आपके पास जो है वो ज़रूरी नहीं है कि 2 अलिल्स एक ट्रेट को बनाएं. देयर आर मल्टीपल अलिल्स जिनका कोडोमिनेंस भी होता है, जैसे ABO ब्लड ग्रुप. देन उसके बाद लिंकेजेस एंड क्रॉसओवर्स आर ऑल्सो देयर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द कलर ब्लाइंडनेस, इट इज लिंक्ड विद द एक्स लिंक्ड और इट इज अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. सिमिलरली हीमोफीलिया, इट इज ऑल्सो द एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. ठीक है, सिमिलरली कुछ आपके पास जेनेटिकली इंड्यूस्ड ब्लाइंडनेसेस होती हैं, अगेन दे आर द एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आपके पास बात आती है एपिस्टेसिस की. ठीक है, एपिस्टेसिस का मतलब या फिर मॉडिफाइड जीन्स, आपके पास बहुत बार एक जीन जो है वो आपके ट्रेट को जो है मॉडिफाई कर देती है या फिर आपके जो बाकी जीन्स हैं उनका नेचर को मॉडिफाई कर देती है. जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द बाल्डनेस. तो आपके पास अगर यू आर दी मेल, अगर आपके पास वाई है तो जो आपके पास बाल्ड जीन है जो कि बाल्डनेस इंड्यूस करने वाला जीन होगा वो आपके पास जो है वो डोमिनेंट बन जाएगा. अगर आपके पास वाई नहीं है यानी कि यू आर दी फीमेल, दोनों एक्स हैं, तो इसका मतलब जो है वो ट्रेट रिसेसिव हो जाएगा. फिर उसके बाद बात आती है पॉलीजेनिक ट्रेट्स की. पॉलीजेनिक ट्रेट्स के अंदर जो है वो आपके पास ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनके अंदर एनवायरनमेंट भी उतने हिस्सेदारी देता है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 अलिल्स नहीं होते हैं, देयर आर मल्टीपल अलिल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड. कई के अंदर 6 अलिल्स भी होते हैं, कईयों के अंदर जो है 10 अलिल्स भी जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को बनाने में लगे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द स्किन कलर, देयर आर 6 अलिल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है, देन उसके बाद बात आती है व्हाट आर द लीथल एंड द सब लीथल जीन्स. सो आपके पास जो है वो अगेन द डेफिनेशन, लीथल जीन्स वो होते हैं जो कि आपके पास आपकी जो डेथ कॉज करते हैं,
आपका जो फिटनेस लेवल है इतना ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है दैट इट लीड्स टू योर डेथ। सब लीथल जीन्स का मतलब होता है कि वो आपके फिटनेस लेवल को जो है वो कम कर देंगे। इट कैन और कैन नॉट लीड टू योर डेथ। ठीक है, तो आपके पास जो लीथल जीन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द रिसर्च ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन की रिसर्च जो है वो सबसे पहले जो जो लीथल जीन्स हैं उनके ऊपर इन्हीं की रिसर्च हुई थी ड्रोसोफिलिया के अंदर, और उन्होंने जो है लीथल जीन्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया था एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द ड्रोसोफिलिया। ठीक है, देन उसके इसी से जो है वो आपके पास इनका जो एक हाइपोथेसिस जो है वो आता है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इट इज़ द हंटिंगटन डिसीज। तो हंटिंगटन डिसीज अगेन आपके पास जो है जिनके पास सिंगल कॉपी भी हंटिंगटन डिसीज की आ जाती है लेटर स्टेजेस के अंदर, इट लीड्स टू द प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज एंड इवेंचुअली यू हैव डेथ। तो आपके पास HTT जो है वो एक इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं। देन उसके बाद बात आती है सब लीथल जीन्स। तो सब लीथल जीन्स का मतलब है दैट दे विल नॉट ऑब्वियसली लीड टू डेथ देमसेल्व्स, लेकिन वो आपका जो फिटनेस लेवल है वो डिक्रीज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल द सिकल सेल एनीमिया। तो अगर आपके पास एक कॉपी है सिकल सेल एनीमिया की तो उससे आपका फिटनेस लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, लेकिन आप जो है वो ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, so this is known as the sublethal genes. So the next question, categorize the genes that influence the human survival. ठीक है, तो ह्यूमन सर्वाइवल के ऊपर जो है वो जीन्स को दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। द फर्स्ट इज द एसेंशियल जीन्स, जो जीन्स आपके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है दे आर द नॉन एसेंशियल जीन्स, जो कि आपके पास जो है वो आपकी लॉन्जिविटी को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर सर्टन जीन्स। अब बात आते हैं ऑब्वियसली एसेंशियल जीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन एसेंशियल जीन्स के ऊपर बात आती है। ठीक है, तो आपके पास जो है द जीन्स दैट आर रिलेटेड टू द इम्यून रिस्पॉन्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो अगर आपके पास ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के जो जीन्स हैं वो आपके अंदर so that encodes the major histoability complex, तो जो कि आपके पास इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कॉज करते हैं। अगर आपके पास ये HLA जीन्स जो है वहाँ पे कुछ म्यूटेशन आ जाता है, देन आपके पास जो डिफेंसिव रिएक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से इनिशिएट नहीं होंगे। ठीक है, या फिर कई बार जो है वो इट क्रिएट्स दी ऑटो इम्यून डिसीज़ है वो भी इससे जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल जो है वो विल्हेल्म डुरहम ने जो है वो किया है। उन्होंने एक स्पेसिफिक जीन वेरिएंट जो है वो पापुआ न्यू गिनी की पॉपुलेशन के अंदर दिखाया, जिसका नाम जो है वो PRNP 129V वेरिएंट ऑफ जीन था। सो इससे जो है वो इट वाज अगेंस्ट द कुरू इज़ बेसिकली अ डिसीज़, इट्स अ प्रियन डिसीज़ और इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है। ये उन्होंने बनाया कैसे, ये म्यूटेशन उनके अंदर आया कैसे? बेसिकली उनके अंदर कैनिबलिज्म है। कैनिबलिज्म तो चलो कहने की बातें हैं, बट हंटिंग गैदरिंग के अंदर कुछ ऐसा भोजन जो है वो खाना पड़ता है जिसके कारण जो है वो कुरू डिसीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, या फिर प्रियन डिसीजेस का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आपके पास ये जो जेनेटिक वेरिएंट है ये इनको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये आपके पास मेजर हिस्टोबिलिटी कम्प्लेक्स को इस तरह से मोल्ड करता है कि आपके पास इन पर्टिकुलर डिसीजेस के रिगार्डिंग जो है वो एक रेजिस्टेंस बनी रह सके। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है द जीन्स दैट आर रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव द MC4R जीन। तो MC4R जीन इट इज़ वन सच मेटाबॉलिक जीन, तो जो आपके पास जो है वो अगेन दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, सो देन उसके बाद जो है वो द जीन्स दैट आर रिलेटेड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर ऑब्वियसली लीथल एंड सेमी लीथल जीन्स आ जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है द जीन्स दैट आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल EPAS1 जीन है। EPAS1 जीन उन पॉपुलेशंस के अंदर होती है जिन पॉपुलेशंस के अंदर देयर आर लो ऑक्सीजन लेवल्स। ठीक है, एंड these genes they become very crucial for the high altitude adaptation। तो सिंथिया बील्स का जो है वो इनके अंदर काम है, तिब्बतियन पॉपुलेशंस में काम है, नेपाली शेरपा के अंदर काम है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मोनोजेनेटिक एंड द पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस इन मैन विद द सूटेबल एग्जांपल्स।
ठीक है, तो मोनोजेनेटिक्स के अंदर करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। यू ऑल नो कि आपके पास जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो अगेन इट्स अ मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर, और इस तरह से जो है वो आपके पास ये आगे ट्रांसफ़र होता है। तो हंटिंगटन डिसीज़ जो है वो अगेन इसका जो है वो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सो द केस स्टडीज ऑफ द पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर और पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस, दैट इज हाइट, दैट इज स्किन कलर। ठीक है, तो दिस इज इट। तो आपके पास जो है वो 6 अलेल्स यहाँ पे हैं, 6 अलेल्स यहाँ पे हैं। तो इस तरह से जो है वो वाइड रेंज ऑफ जो आपके पास वैरायटी ऑफ द स्किन कलर इट इज़ प्रेजेंट देयर। Discuss with the suitable examples that how the Mendelian laws of inheritance they are applicable in man. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस का एग्जांपल देके दिखा दिया। फिर उसके बाद सेकंड लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है तो हमने जो है वो आपके पास एबीओ जीन का एग्जांपल देके, आरएस फैक्टर का एग्जांपल देके दिखा दिया। एंड थर्ड लॉ के रिगार्डिंग जो है वो अगेन हमने जो है वो पॉलीटेक्टाइली का एग्जांपल दे सकते हो, या फिर जो है वो फ्रैकल्स का एग्जांपल जो है वो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, सो यू कैन गिव अदर एग्जांपल्स ऑल्सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसके बाद डिस्क्राइब द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड व्हाट आर द रीसेंट एडवांसेस इन द ह्यूमन जेनेटिक्स एंड द ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, तो आपके पास जो है वो हमने बता दिया कि इनहेरिटेंस लॉज जो है वो क्या हैं। अब बात जो है वो आती है व्हाट आर द रीसेंट एडवांसेस इन दी ह्यूमन जेनेटिक्स। तो पहले जो है वो हमने जीन एडिटिंग के अंदर CRISPR-Cas9 को बहुत अच्छे तरीके से विकसित कर लिया है, जिसके रिगार्डिंग जो है वो रिसेंटली 2019 के अंदर एक बड़ी एफिशिएंट स्टडी हमारे पास आई थी ऑफ डॉक्टर डैंग। तो डॉक्टर डैंग ने ही वॉज एबल टू एडिट दी CCR5 जीन। तो जिसके साथ उनका मानना था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके साथ उनका मानना था कि आपका HIV का, स्मॉल पॉक्स का और कॉलरा का रेजिस्टेंस जो है वो बनाया जा सकता है। देन उसके बाद बात आती है होल जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी। वो जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हो रही है और अच्छे तरीके से जो है वो हो रही है। सो रिसेंटली आपके पास जो है वो जीनोम मेडिसिन फॉर द अनडायग्नोस्ड डिसीज प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च्ड इन 2020, उसने जो है वो जीनोम सीक्वेंसी को जो है रेयर जेनेटिक डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने में जो है वो मदद करनी स्टार्ट करी है। देन उसके बाद बात आती है एपीजेनेटिक्स के अंदर। एपीजेनेटिक्स के अंदर 2020 के अंदर जो है वो एक स्टडी छपी थी, द नेचर मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने बताया था कि किस तरह से लाइफस्टाइल चेंजेस से आपके पास बहुत सारी जो ओबेसिटी रिलेटेड जीन्स हैं उनके फंक्शंस को मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है द रीसेंट एडवांसेस इन दी ह्यूमन क्रायोजेनेटिक्स। सबसे पहले क्रायोटाइपिंग। ठीक है, तो रिसेंटली 2021 के अंदर जो है वो आपके पास द बोर्ड इंस्टीट्यूट इट डेवलप्ड अ हाई रेजोल्यूशन टेक्निक टू विजुअलाइज द क्रोमोसोम कॉल्ड ओलिगो FISSEQ। ठीक है, तो दिस इज अ रिसेंट एडवांसमेंट कि हम इतना जो है वो आपके पास हाई रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं, ताकि इफ़ वी वांट टू आइडेंटिफाई द क्रोमोसोम और द क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ हम बहुत एफिशिएंटली जो है वो आजकल इस चीज़ को कर पा रहे हैं। देन उसके बाद फिश। ठीक है, रिसेंटली इन 2022 नेचर कम्युनिकेशंस के अंदर जो है वो फिश को यूज़ किया गया था, स्टडी पब्लिश की थी कि उन्होंने इतना एफिशिएंटली फिश को यूज़ किया है कि आपके पास जो है दे वर एबल टू विजुअलाइज द जीन पोजीशनिंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इटसेल्फ। देन उसके बाद बात आती है कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन आपके पास जो है वो मेमोरियल स्लोन केटरिंग जो आपके पास कैंसर सेंटर है उसने जो है वो आपके पास कंपैरेटिव जीनोम हाइब्रिडाइजेशन को जो है यूज़ किया था, सो एज टू आइडेंटिफाई द ट्यूमर सेल्स इन द पेशेंट्स विद द पैंक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, देन next one, discuss how the laws of heredity as propounded by Mendel they can be understood in the context of the meiotic cell division. ठीक है,
सो जस्ट रीड इट यूर सेल्फ। तो आपके पास मायोटिक सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है मायोसिस, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ द सेल डिवीजन जिसके अंदर जो है वो गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि स्पर्म और एग जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो इट कंटेन्स और इट कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव डिवीजन्स, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे एक हैप्लॉइड डाइवर्स डॉटर सेल्स जो है वो बनते हैं। सॉरी, it is resulting into the 4 genetically diverse haploid daughter cells from 1 diploid parent cell। ठीक है, तो इससे जो है वो आपके पास अगेन मायोसिस 1 मायोसिस 2 होता है, और ऑब्वियसली आपके पास रिकम्बिनेशन भी होता है जिसकी वजह से इतनी बड़ी जो है वो आपके पास डाइवर्सिटी जो है वो बनती है। ठीक है, अब बेसिकली आपके पास जो है वो मायोसिस के रिलेशन में जो मेंडल के इनहेरिटेंस लॉज हैं वो कैसे लागू होते हैं। सो पहला जो है वो आपके पास फर्स्ट लॉ, अगेन आपके पास जो है वो जब एनाफेज आता है, एनाफेज 1 तब होता है। जब आपके पास जो है सेकेंड लॉ आता है तो मेटाफेज के दौरान इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है। और जब थर्ड आपके पास लॉ है, इसको जो है वो आप जब दैट इज़ द लॉ ऑफ द डोमिनेंस, जब आपके पास एक जायगॉट वगैरह बनता है तो वहाँ पे जो है वो इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है। जब बच्चा फर्टिलाइज हो जाता है तो देन इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। ठीक है, ज़्यादातर जो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ है दे आर डिमॉन्स्ट्रेटेड क्लियरली। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो आई होप इट वॉज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, और एक बार जो है वो जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर PDF, सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं, फ्री फंड के नंबर होते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, जस्ट रिवाइज दिस PDF एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर द मार्क्स।